हेलो। हाँ जी, पिछली मीटिंग में, पिछली क्लास में हम आ गए थे चेयरमैन तक। देखो, किसी भी मीटिंग का एक चेयरमैन होना बहुत जरूरी है, हु विल एसरटेन कि सब काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो बेसिकली चेयरमैन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? चेयरमैन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि उसके बहुत सारे रोल्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि चेयरमैन बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम कहें कि भाई मीटिंग शुरू होनी है ना, कोरम प्रेजेंट है या नहीं है कौन तय करेगा? है ना, लोगों को कौन गिनेगा? बिल्कुल चेयरमैन गिनेगा। ठीक है, तभी मीटिंग शुरू होगी। जब वोट्स डलेंगी तो कितनी वोट फेवर में है, कितनी वोट अगेंस्ट में, ये कौन तय करेगा? चेयरमैन तय करेगा। ठीक, फिर मैटर्स टू बी ट्रांजैक्टेड या बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, उनका ऑर्डर तय करना, पहले कौन सा रेजोल्यूशन होना, फिर कौन सा रेजोल्यूशन होना, है ना। कौन व्यक्ति बोल सकता है, कौन व्यक्ति नहीं बोल सकता है, वो सब तय करना। और पूरी मीटिंग का डेकोरम बनाकर रखना, शांति से सारी मीटिंग निबट जाए, ये तय करना। ये सब कौन करेगा? ये सब चेयरमैन करेगा। इसलिए हर एक मीटिंग का चेयरमैन होना बहुत जरूरी है। नाउ सेक्शन 104 क्या कह रहा है? सेक्शन 104 कह रहा है अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज। आर्टिकल में अगर कुछ और लिखा है तो वैसे ही चलेगा जैसा आर्टिकल में लिखा है। लेकिन अगर आर्टिकल में चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो कह रहा है जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं, यानी प्रॉक्सी नहीं, जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं वो एक आदमी को अपने में से, कह रहा है इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स। मेंबर्स अपने में से किसी एक को क्या चुनेंगे? चेयरमैन चुनेंगे। कैसे चुनेंगे? ऑन शो ऑफ हैंड्स, हाथ उठाकर वोट करेंगे। जो इस आदमी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, जो इसको चेयरमैन नहीं बनाना चाहते हाथ खड़ा करें। अगर ज्यादा लोगों ने पक्ष में हाथ खड़ा करा है तो वो चेयरमैन बन जाएगा। अब ये जो बात यहां लिखी, मान लीजिए हमारा आर्टिकल कहता है, और अक्सर ऐसा लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड होगा वही चेयरमैन होगा जनरल मीटिंग्स का। अगर ऐसा लिखा है आर्टिकल में या कोई और तरीका लिखा है आर्टिकल में, तो मेंबर्स को ये राइट कतई नहीं है कि वो अपना चेयरमैन चुन सकें बाय शो ऑफ हैंड्स। ठीक है जी, ये तो एक एग्जांपल है कि हो सकता है ऐसा लिखा हो कि हर नोटिस में लिखा जाएगा चेयरमैन कौन होगा, है ना। द चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बिफोर हैंड, यानी जब हम नोटिस भेजेंगे तब तय करके बता देंगे कि ये होगा चेयरमैन। कुछ भी हो सकता है। फिर कहता है कि ठीक है, इफ अ पोल इज डिमांडेड, ऐसे हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होगा वही चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि वो जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होता है वो मेंबर्स की बात सुनता ही नहीं है, लेकिन चेयरमैन तो वही है, तो क्या हम उसे हटा नहीं सकते? बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे? पोल से। पोल मतलब पर्ची से वोटिंग। पोल और शो ऑफ हैंड्स में एक बहुत रोचक अंतर है। शो ऑफ हैंड्स में वन हैंड वन वोट गिना जाता है, जबकि पोल में वन शेयर वन वोट गिना जाता है। जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे वो पोल में जीतेगा। तो वो कह रहा है कि मान लीजिए पोल डिमांड होता है किस पर? चेयरमैन के इलेक्शन पर, तो वो पोल तुरंत लिया जाना चाहिए। ठीक है, या तो कोई ये कहे कि नहीं, शो ऑफ हैंड से चेयरमैन नहीं चुना जाएगा, चेयरमैन पोल से चुना जाएगा,
तो सबसे पहले पोल होगा, उसके बाद चेयरमैन बनाया जाएगा। द चेयरमैन इलेक्टेड ऑन शो ऑफ हैंड्स shall continue to be chairman of the meeting until some other person is elected as chairman. शो ऑफ हैंड्स हुआ, मिस्टर ए को चेयरमैन बना दिया गया, लेकिन तुरंत किसी ने पोल की डिमांड कर दी, तो मिस्टर ए तब तक चेयरमैन रहेंगे जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, और जब तक उस पोल का रिजल्ट नहीं आ जाएगा कोई मैटर ट्रांजैक्ट नहीं होगा। सच अदर पर्सन शैल बी चेयरमैन फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग, और जो दूसरा चेयरमैन चुना गया है वो मीटिंग का अगला चेयरमैन मान लिया जाएगा। चलिए जी, तो चेयरमैन पर तो 7 नंबर का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हाँ, प्रॉक्सी पर बन सकता है, और प्रॉक्सी पर केस स्टडी भी बन सकती है, वो हम अभी करते हैं। क्या कह रहा है जी? हु कैन अपॉइंट प्रॉक्सी? ये कह रहा है कोई भी मेंबर जो कि मीटिंग में वोट करने के लिए और अटेंड करने के लिए एंटाइटल्ड है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को, पर्सन को, ध्यान देना यहां पर्सन लिखा है, मेंबर नहीं लिखा, ठीक है ना, मेंबर नहीं लिखा, क्या लिखा है? पर्सन। यानी कि आप किसी नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी बनाकर भेज सकते हैं, ठीक है। वो प्रॉक्सी जाएगा, मीटिंग अटेंड करेगा और मीटिंग में वोट करेगा। सेक्शन 105। अब ये जो कह रहा है कि जो आदमी मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट कर सकता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉक्सी बना सकता है, उसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या कह रहा है जी? अगर आपकी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है, तो अगर आर्टिकल में प्रोविजन है तभी आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो आर्टिकल में लिखा होगा कि प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, उसका तरीका लिखा होगा, तभी आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाएंगे। फिर कह रहे हैं मेंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, यानी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनियां, वो केवल ऐसे ही किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं जो उस कंपनी में मेंबर हो। तो 2 एक्सेप्शन हो गए, एक नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और एक सेक्शन 8 कंपनी। फिर कह रहा है प्रॉक्सी जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी हमेशा राइटिंग में होगा, और जो अपॉइंटर है वो उसे साइन करेगा, या उसका अटॉर्नी जो कि जिसके पास राइटिंग में ऑथोरिटी है कि ये मेरे बिहाफ पे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, वो भी कर सकता है। इफ द अपॉइंटर इज बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कंपनी है मेंबर, तो उसकी सील और किसी ऑफिसर के द्वारा वो साइन होनी चाहिए, प्लस प्रॉक्सी का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, फॉर्मेट है MGT 11, फॉर्मेट है MGT 11, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको प्रॉक्सी रखना है, मतलब प्रॉक्सी लिख कर देनी है। देखो प्रॉक्सी के 2 मतलब है, एक तो वो आदमी जो आपके बिहाफ पर अपॉइंट होकर गया है उसे प्रॉक्सी कहते हैं, और जिस डॉक्यूमेंट से आप किसी दूसरे को अपॉइंट कर रहे हो उसको भी प्रॉक्सी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात आई जो कि थ्रू एन अमेंडमेंट आया है। ठीक है, पहले नहीं था ऐसा, अब नए वाले एक्ट में ऐसा है। कह रहे पर्सन कैन एक्ट एज प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50। एक आदमी कितने लोगों के बिहाफ पर प्रॉक्सी बन सकता है? मैक्सिमम 50 से ज्यादा नहीं, प्लस जो टोटल 2, 3 है ना, मान लो कंपनी में 4 मेंबर हैं, चारों दोस्त हैं, चारों ही नहीं जा रहे हैं मीटिंग में, तो चारों एक ही आदमी को अपना अपना प्रॉक्सी बना सकते हैं। ऐसा करके एक आदमी 50 लोगों के बिहाफ पर प्रॉक्सी हो सकता है एक ही मीटिंग में, ठीक। एक बात। दूसरी बात, एक प्रॉक्सी
अगर अलग अलग लोगों के बिहाफ पर प्रॉक्सी लेकर बैठा है तो उसके पास जो मैक्सिमम वोटिंग पावर होगी वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर कोई आदमी एक ही व्यक्ति की प्रॉक्सी लेकर आया है, ठीक है ना, और उस आदमी के पास 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल है, तो क्या उसे 2 प्रॉक्सी भेजने होंगे? नहीं, वो एक प्रॉक्सी भी भेज सकता है, लेकिन फिर वो प्रॉक्सी किसी दूसरे का प्रॉक्सी नहीं बन पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी 10% से ऊपर चला गया है। अच्छा, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट अस सपोज एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। ठीक, इसके पास 0.5% वोट्स हैं और मिस्टर बी के पास भी 0.5% वोट्स हैं। ये दोनों मिलकर मिस्टर पी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इन सभी के पास 0.5% शेयर्स हैं। क्या ये सब मिलकर मिस्टर पी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, ठीक है ना। ऐसे मिलकर मैक्सिमम 50 लोग, मैक्सिमम 50। अभी आते हैं उस पे भी आते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर ए की कैपिटल है 2%, बी की कैपिटल है 2%, सी की कैपिटल है 2%, 1%, 1%, 1%, 1%, और ये सब लोग मिलकर मिस्टर पी को प्रॉक्सी बनाना चाहते हैं। क्या बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि टोटल वोटिंग पावर 10% से एक्सीड नहीं कर रहा है। ठीक है। लेट अस सपोज इसकी 3% है, इसकी 3% है, इसकी 3% है। ठीक है। और मिस्टर डी की 1% है, मिस्टर ई की 1% है, मिस्टर एफ की 1% है, मिस्टर जी की 1% है। क्या ये लोग मिलकर मिस्टर पी को अपॉइंट कर सकते हैं एज प्रॉक्सी? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी टोटल मिलाकर जो शेयर कैपिटल बैठ रही है वो 10% से ज्यादा बैठ रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये कह रहा है मिस्टर ए के पास 18% शेयर है और वो अकेला मिस्टर पी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है। कर सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। सिंगल में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर ए ने मिस्टर पी को प्रॉक्सी अपॉइंट करा है और मिस्टर बी भी चाहता है मैं भी पी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दूं, तो कर सकता है क्या? नहीं, तो नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है 40 मेंबर्स हैं, हर के पास 0.5% शेयर कैपिटल है। क्या ये 40 लोग मिलकर मिस्टर पी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? यस या नो? क्योंकि अगर 40 मेंबर्स के पास 0.5% है तो वो हो गए 20%। ऐसे में आप पी को अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप अपना सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। कोई रह गया डाउट? ठीक है।
नहीं, हो ही नहीं सकता है अपॉइंट, ना ना ना। हाँ, 50 से ज्यादा लोग का एक प्रॉक्सी नहीं हो सकता, और 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग वाले का एक से एक नहीं हो सकता। अगर सिंगल आदमी के पास ही 10% से ज्यादा है तो वो एक प्रॉक्सी अपॉइंट करके भेज सकता है। अच्छा, अब देखो जनरली क्या होता है, कंपनी प्रॉक्सी फॉर्म नोटिस के साथ लगाकर भेजती है। आप फाड़ो प्रॉक्सी फॉर्म को, भर के भेज दो। मान लीजिए वो आपसे खो गया, उस पे कंपनी का लोगो वोगो ये सब था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एमसीए की वेबसाइट पर जाइए और वहां से MGT11 डाउनलोड कीजिए, वही तो प्रॉक्सी का फॉर्म है, उसे भर के भेज दीजिए। लेकिन उस पे तो कंपनी का लोगो वगैरह नहीं है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सीज शैल नॉट बी क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड दैट इट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट। हमारी प्रॉक्सी पर हमारी कंपनी का लोगो होना चाहिए, ये क्या हो गया, स्पेशल रिक्वायरमेंट। समझे, प्रॉक्सी बस फॉर्म 11 के हिसाब से होनी चाहिए, बाकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट प्रॉक्सी पर नहीं चलेगी। अगर कंपनी का आर्टिकल कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट लिखता भी है तो भी वो बाइंडिंग नहीं है। फिर क्या कहता है, प्रॉक्सी अटैच टू एवरी नोटिस, ठीक कर लीजिए इसको, नहीं है। देखो कंपनी का आर्टिकल क्या कह रहा है, हमारा जो प्रॉक्सी होगा वो केवल नीले कागज पर ही होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, आप सफेद कागज पर भेजिए, तब भी नहीं। कह रहा है हर एक नोटिस ऑफ मीटिंग पर एक ऐसी जगह पर जो आराम से पढ़ी जा सके एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि वो मेंबर जो खुद मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट करने के लिए एंटाइटल है वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। एक या एक से ज्यादा प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, और प्रॉक्सी मेंबर ना भी हो तो भी चलेगा। ये बात स्पेशली लिखी जानी चाहिए। ठीक, फिर क्या कह रहा है, आपने प्रॉक्सी बना दिया, आपका जो प्रॉक्सी फॉर्म है वो कंपनी के दफ्तर पर मीटिंग से 48 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक, आगे क्या कहता है, अगर फॉर द पर्पस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ कंपनी इन्विटेशंस टू अपॉइंट एज प्रॉक्सी अ पर्सन one of number of person is specified in the invitation are issued at company's expense to any member entitled to have notice sent to him and vote thereat by proxy, every officer who knowingly issues such invitation as aforesaid willfully authorize or permit their issue shall be punishable with fine which may extend to 1 लाख रुपए। मतलब आपने नोटिस के साथ एक इनविटेशन भी भेजा है, अगर आप चाहें तो ये लोग हैं जो आपके बिहाफ पर प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार हैं, लिस्ट भेज दी पहले से पहले ही। अगर कोई भी कंपनी इस तरह की लिस्ट भेजता है या मेंबर को कहता है कि हम इन लोगों को आपके बिहाफ पर अपॉइंट कर देंगे, तो जितने भी ऑफिसर्स को इस बारे में जानकारी थी उन सब पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन है, दोबारा समझो, नहीं कुछ नहीं। कंपनी जब नोटिस भेजेगी तो उसमें ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म जाएगा। ठीक है, देखो नोटिस होता है एक, हाँ जी, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगा हुआ होता है, अगर उसमें कोई स्पेशल बिजनेस डील हो रहा है तो, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है जी। और क्या लगा होता है उसके साथ, प्रॉक्सी फॉर्म, ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म। ठीक, इस प्रॉक्सी फॉर्म के साथ कंपनी ने लिस्ट ऑफ पर्सन विलिंग टू एक्ट एज प्रॉक्सी लगा दी है।
कंपनी ने लिखा है कि हमारे पास एक इंस्टीट्यूट के तरफ से लेटर आया हुआ है कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे जाने कि मीटिंग कैसे होती है। बच्चों के एकेडमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने यहां बच्चों का नाम दिया है। इनमें से अगर आप किसी बच्चे को प्रॉक्सी बनाना चाहते हो तो उसका भी एकेडमिक भला हो जाएगा जी। अगर ऐसा किया जाता है तो जिस भी ऑफिसर ने ऐसा किया है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठने की तो बात ही नहीं है अभी तो ये बात है, आप प्रॉक्सी भेजना चाहते हो, आपके पास आदमी नहीं है, हमने लिस्ट दे दिया, इनमें से किसी को कर लो। हैं? आप तो अपना आदमी पढ़ा के बिठाओगे ना जी, इस चीज के फेवर में वोट डालना, इस चीज के अगेंस्ट में वोट डालना। वो मेंबर पढ़ा के भेजेगा उसे। यहां तो जो अपॉइंट कर रहे हैं प्रॉक्सी, बोर्ड जो अपॉइंट कर रहा है वो बताएगा। फिर मेंबर की कहां चली? चलनी तो मेंबर की चाहिए ना, वोट तो उसकी है ना जी। इसलिए इस पर बैन लगाया है। हाँ, एक बात और है, मान लो कोई मेंबर खुद से कहे कि मैं प्रॉक्सी भेजना चाहता हूं और मेरे पास प्रॉक्सी नहीं है, आप भेज दो कोई नाम अगर आपके पास हो तो, और फिर कंपनी उसे लिस्ट भेजे तो वो ठीक है, फिर उसमें कोई गलती नहीं है। कंपनी अपनी तरफ से लोगों के नाम नहीं भेज सकती है। मेंबर मांगे तो, मेंबर एग्री करे तो नहीं, मेंबर मांगे तो। इसको क्या होगा? चलिए जी, अब क्या कह रहा है? An officer shall not be punishable by reason only the issue of member at his request in writing of a form or appointment naming the proxy or of a list of person willing to act as proxy। किसने मांगी? मेंबर ने मांगी है लिस्ट, तब आपने दिए तो कोई दिक्कत नहीं। बिना मांगे आपने नाम सजेस्ट कर दिए तो ₹1 लाख का जुर्माना है। अब कहता है इंस्पेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। मैं एक मेंबर हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये देखूं कि कितने मेंबर्स ने प्रॉक्सी भेजे हैं, कितने मेंबर्स ने प्रॉक्सी भेजे हैं। तो मैं प्रॉक्सी फॉर्म्स को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं। सभी प्रॉक्सी फॉर्म कब तक पहुंच जाने चाहिए कंपनी के पास? 48 आवर्स में, ठीक है ना? कितने घंटों में? 48 आवर्स में। इसलिए ये कह रहा है अगर आप प्रॉक्सी फॉर्म्स देखना चाहते हैं तो आपका राइट मीटिंग शुरू होने के 24 आवर्स पहले शुरू होगा। मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले आपका राइट टू इंस्पेक्ट शुरू हो जाएगा। उससे पहले आप प्रॉक्सीज नहीं देख सकते। और कब तक चलेगा? जब तक मीटिंग चल रही है तब तक आप प्रॉक्सी देख सकते हैं, एंडिंग विद कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। लेकिन उसके लिए आपको कंपनी को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना होगा, और वो रिक्वेस्ट मीटिंग के कम से कम 3 दिन पहले कंपनी को मिल जाना चाहिए। ठीक? यानी कि लेट अस सपोज 28 अक्टूबर 2025 को मीटिंग है, ठीक है ना? तो इससे 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले मतलब 27, 26 और 25, यानी कि 24 तारीख को आपकी एप्लीकेशन, आपकी रिक्वेस्ट कंपनी के ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। ठीक है ना? 3 दिन पहले आपकी रिक्वेस्ट कंपनी को मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या यहीं से ही आप इंस्पेक्शन शुरू कर दोगे? नहीं, अभी तो प्रॉक्सी भेजने का टाइम भी खत्म नहीं हुआ। प्रॉक्सी भेजने का टाइम कब खत्म होगा जी? 25/10/2025 को, ठीक है ना? यहां से 48 घंटे शुरू होंगे।
ठीक। और आप इंस्पेक्शन कब कर पाओगे? 27/10/2025 को, 27 तारीख। हाँ, आप 27 तारीख को इंस्पेक्शन शुरू कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कमेंस कर सकते हैं। मेंबर, केवल मेंबर, आउटसाइडर नहीं। यहां से आप इंस्पेक्शन कमेंस करेंगे और जब तक मीटिंग चलेगी तब तक आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। यानी चाहे तो आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाके इंस्पेक्शन कर लो, और आप कह रहे हो मैं 2-2 दिन क्यों जाऊं, मैं तो मीटिंग वाले दिन करूंगा इंस्पेक्शन। ठीक, मीटिंग वाले दिन कर लो, ठीक है। लेकिन कौन कर सकता है इंस्पेक्शन? सिर्फ मेंबर। "48 आवर्स पहले प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के दफ्तर में रिसीव हो जाना चाहिए। जिसको आप चाहते हो कि ये मेरी तरफ से अटेंड करे, उसका फॉर्म जमा हो जाना चाहिए 48 आवर्स पहले। समझ गए? नहीं तो वो इनवैलिड है। रिक्वेस्ट आपको 3 दिन पहले डालनी है, 3 दिन या उससे पहले, ये मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, तो मीटिंग से 24 घंटे पहले और मीटिंग खत्म होने तक आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कंपनी के मेंबर हो। अगर आप कंपनी के मेंबर नहीं हो, प्रॉक्सी कहे कि मैं मेंबर के बिहाफ पर प्रॉक्सी देखना चाहता हूं, नो, ही कैन नॉट। समझे? वो नहीं देख सकता, क्योंकि वो तो खुद प्रॉक्सी है। कौन देख सकता है? मेंबर। फिर कह रहा है, 2 सेक्शन है 112 और 113, एक से ही है लगभग कि अगर प्रेसिडेंट, गवर्नर या कंपनी, ये तीनों लोग ऐसे हैं जो खुद मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकते, प्रेसिडेंट, गवर्नर या कंपनी, तो ये किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे। ठीक है ना? मैं अपॉइंट सच पर्सन, किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, जाओ तुम मेरे बिहाफ पर मीटिंग अटेंड कर लो। और ये जो आदमी गवर्नर, प्रेसिडेंट या कंपनी ने अपॉइंट करा है, वो प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा खुद मेंबर। क्या माना जाएगा? खुद मेंबर माना जाएगा, वो प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा। यानी देखो, कंपनी ने अपॉइंट करा एक आदमी को कि तुम जाओ, तुम मीटिंग अटेंड करके आओ, उसने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम भी मेंबर कर सकता है, वो काम गवर्नर, प्रेसिडेंट या कंपनी का अपॉइंट किया हुआ आदमी कर सकता है। लेकिन अगर उसने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, तो प्रॉक्सी जाकर मेंबर वाले राइट्स यूज नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते ये मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए मेंबर के सारे राइट इस्तेमाल करेगा, नहीं। मेंबर तो कभी भी मांग सकता है। सुनो, बताता हूं। एक है मिस्टर ए, ठीक है ना, ये मेंबर है। इन्होंने प्रॉक्सी को अपॉइंट करा, मिस्टर बी। पहली बात, मिस्टर बी किसी और को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, मिस्टर बी कैन नॉट इंस्पेक्ट प्रॉक्सी। ये राइट किसका है? ये राइट है मेंबर का। बहुत सारे राइट्स हैं जो मेंबर ही एक्सरसाइज कर सकता है, प्रॉक्सी नहीं एक्सरसाइज करता। जैसे शो ऑफ हैंड्स पर वोट करना, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स पर वोट नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्रॉक्सी बहुत सारे लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है, तो वो सबकी वोट कैसे बताएगा? मान लो मेरे पास 4 लोगों की प्रॉक्सी है, तो चारों की वोट कैसे गिनवाऊंगा? मैं तो एक ही हाथ उठा सकता हूं ना। वो सिर्फ पोल पर वोट कर सकता है प्रॉक्सी, ठीक है ना। इसलिए प्रॉक्सीज की बैठने की व्यवस्था अलग की जाती है, वो मेंबर्स के साथ नहीं बिठाए जाते। ठीक है जी। अब आ जाओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा कि जाओ तुम जाके मीटिंग अटेंड करो। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसके पास वो सारे राइट है जो मेंबर के पास होते हैं। ठीक, जैसे बताओ, मिस्टर बी को कोरम के लिए गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। कोरम के लिए सिर्फ किसको गिना जाता है?
मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। लेकिन ये जो मिस्टर सी हैं, जो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या इन्हें कोरम के लिए गिना जाएगा? हाँ, ये मेंबर पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। समझे? ये मेंबर पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। क्या मिस्टर बी आगे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? नो। क्या मिस्टर सी आगे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? यस। और एक बात और, अगर मान लेते हैं, इसी को आगे चलाता हूं, मिस्टर सी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी है। फिर किसी ने पूछा, भाई प्रेसिडेंट साहब आप किसको भेज रहे हो? गवर्नर साहब ने पूछा, गवर्नर ऑफ यूपी ने, आप किसको भेज रहे हो? मैंने कहा हम तो मिस्टर सी को भेज रहे हैं। अच्छा, हम भी इसे ही कर देते हैं, एक आदमी जाए तो रहा ही है, आपका जाए हमारा जाए, क्योंकि उस कंपनी में मतलब यूपी गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है। उसी कंपनी में एमपी गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है। तो एमपी के गवर्नर ने यूपी के गवर्नर से पूछा, तुम किसको भेज रहे हो? भाई हमने तो उसको सी को अपॉइंट, अब हम भी उसी को कर देते हैं, चलो ठीक है। और एक कंपनी लिमिटेड ने भी मिस्टर सी को अपॉइंट कर दिया एज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, अब ध्यान रखना, मिस्टर सी जो है वो गिना जाएगा 4 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। नहीं, वो सबकी वोट करेगा, वो मेंबर है पर्सनली प्रेजेंट। कंपनी ध्यान रखेगी कि 4 वोट वाला आदमी है। हाँ, प्रेसिडेंट ने बताकर भेजा होगा उसको कि इस रेजोल्यूशन पर यस वोट करना, इस रेजोल्यूशन पर नो वोट करना। हाँ, हो सकता है वो पलट जाए, इंसानी फितरत है। तो कंपनी ने उसकी खूब आवभगत करी और कहा क्या बताया, उसने कहा मुझे इस पे यस बोला, इस पे नो बोला। नहीं तुम इस पे नो कर दो, इस पे यस कर दो, और उसने कर दिया, कुछ नहीं कर सकते। वो तो भैया अपनी मर्जी है, वो क्या करे, आपने बता के भेजा, नहीं माना उसने तो कोई क्या कर लेगा, है ना भाई। कायदे से तो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जैसा आप बताओगे वैसा करना चाहिए था उसको, लेकिन नहीं करेगा तो क्या कर लोगे, है ना। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने अलग बता के भेजा हो, गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने अलग बता के भेजा हो, तो जैसा जैसा उसको बताया गया वैसे वैसे करे। नहीं करेगा तो आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, कोई रेमेडी नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा ये आप अगली बार नहीं भेजोगे उसे, यही तो कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। चलिए जी, फिर कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एट मीटिंग ऑफ कंपनी। अच्छा, ये हो गया, बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब ये कहता है, क्या हम किसी व्यक्ति को वोट डालने से रोक सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं तुम्हें कोई राइट नहीं है वोट डालने का? नहीं, कंपनी किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से रोक नहीं सकती। सिर्फ एक वजह से आप वोट डालने से रोक सकते हैं, वो क्या है? वो है कि या तो आपने कंपनी को कॉल्स नहीं दी हैं, या कोई और सम था जो आपको कंपनी को देना था, जैसे इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ कॉल, वो आपने नहीं दिया, या आपने कंपनी से कुछ उधार ले रखा है और कंपनी के शेयर्स को आपने गिरवी रख रखा है, और कंपनी ने उन शेयर्स को क्या कर लिया? लीन, अपने कब्जे में ले लिया है, लीन एक्सरसाइज कर लिया है। मतलब देखो, ये लिख लो, इसको भूल जाओगे तो। ये कह रहा है शेयर्स जो है वो हमने प्लेज कर रखे थे। क्यों कर रखे थे? क्योंकि हमने कंपनी से लोन ले रखा था, और हमने कर दिया लोन का डिफॉल्ट, तो कंपनी ने एक्सरसाइज कर लिया लीन ऑन शेयर्स, यानी शेयर्स पर अपना कब्जा कर लिया।
अब आप अपनी मर्जी से शेयर्स को बेच खरीद नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, पावर ऑफ लीन, अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन, ठीक है ना, कब्जा कर लेना। तो वो कह रहा है या तो आपने कॉल्स नहीं दी, या कोई और सम ड्यू था कंपनी का वो नहीं दिया, या कंपनी ने आपके शेयर्स पर लीन एक्सरसाइज कर लिया है, तब आपको वोट डालने से रोका जा सकता है। इसके अलावा कंपनी किसी और ग्राउंड पर किसी का भी वोट रोक नहीं सकती। एक और इंटरेस्टिंग बात सेक्शन 106 कह रहा है। सेक्शन 106 कह रहा है, मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा वोट है। कौन सा? नहीं, ये लीन का मतलब समझाया मैंने। सेक्शन 106 कह रहा है एक आदमी है, उसके पास एक से ज्यादा शेयर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे शेयर एक ही तरीके से इस्तेमाल करे, मतलब सारे के सारे शेयर अगेंस्ट में ही डाले, सारे के सारे वोट फेवर में ही डाले, ये जरूरी नहीं है। मान लो मेरे पास 600 शेयर है, तो 600 वोट हो गई, तो पोल में तो मैं अलग अलग कर सकता हूं, है ना। यहां लिख लो कि ये कब चलेगा, केवल पोल में चलेगा। शो ऑफ हैंड्स में तो आप कर ही नहीं सकते, शो ऑफ हैंड्स में तो एक ही वोट होती है। आपके पास 600 शेयर है, आपने 200 फेवर में डाल दिए, 400 अगेंस्ट में डाल दिए, कर सकते हो आप। कोई भी ऐसा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। फिर भी कोई करे तो क्या उसकी वोट इनवैलिड हो जाएगी? नहीं, वो सही वोट मानी जाएगी। अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन इस पर बन सकता है। प्रॉक्सी पर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉक्सी पर वो भी बन सकता है केस स्टडी। कैसा केस स्टडी बन सकता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सुनो, ये कह रहा है मिस्टर ए मेंबर है, XYZ कंपनी लिमिटेड में। इसने मिस्टर पी को अपॉइंट करा प्रॉक्सी, और इसने प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर दिया 80 घंटे पहले। फिर उसने मिस्टर क्यू को अपॉइंट करा और उसकी प्रॉक्सी पचास घंटे पहले कंपनी को जमा कर दी। और फिर मिस्टर आर को अपॉइंट करा और उसकी प्रॉक्सी चालीस घंटे पहले कंपनी के पास पहुंच गई। ये कह रहा है अब तीनों ही प्रॉक्सी मीटिंग में प्रेजेंट हैं। इन तीनों में से कौन व्यक्ति मिस्टर ए के बिहाफ पर मीटिंग अटेंड करेगा? आर। क्यों?
सुनो जी, मिस्टर पी की प्रॉक्सी हमने कब जमा कर दी? 80 घंटे पहले, ठीक। क्यू की कब जमा कर दी? 50 घंटे पहले। और आर की कब जमा कर दी? 40 घंटे पहले। प्रॉक्सी कितने घंटे पहले कंपनी को मिल जानी चाहिए? 48 आवर्स से पहले पहले मिल जानी चाहिए। किसको? कंपनी को। अगर प्रॉक्सी फॉर्म 48 घंटे के बाद कंपनी को रिसीव होगा तो वो प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? वो इनवैलिड होगा। इस हिसाब से मिस्टर आर का फॉर्म तो इनवैलिड हो गया। कब तक भेज देना चाहिए था? मीटिंग से कम 48 घंटे पहले। और आर का प्रॉक्सी कब मिला है कंपनी को? मीटिंग से 40 घंटे पहले। तो लेट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब दो वैलिड प्रॉक्सी रह गई, दो वैलिड प्रॉक्सी रह गई। क्योंकि मिस्टर क्यू की प्रॉक्सी बाद में आई तो बाद वाली प्रॉक्सी पहले वाली प्रॉक्सी को रिवोक कर देती है, ठीक। पी की इसलिए कटी क्योंकि पी की प्रॉक्सी आने के बाद मेंबर ने दूसरे प्रॉक्सी को अपॉइंट करा। तो क्या कहना चाहता है वो? कि मैं पी को प्रॉक्सी नहीं रखना चाहता। सब्सीक्वेंट प्रॉक्सी जो होती है वो प्रीवियस प्रॉक्सी को रिवोक कर देती है। इस हिसाब से तो आर ने आर की प्रॉक्सी को क्यू की प्रॉक्सी रिवोक कर देता, लेकिन आर की प्रॉक्सी वैलिड ही नहीं है। इसलिए मीटिंग अटेंड करने का राइट किसको है? क्यू को। समझ में आ गई बात? चलिए, अब ये कह रहा है देखो वोट करने के कितने तरीके। पहला है शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाकर। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मींस, और इलेक्ट्रॉनिक मींस भी दो हैं। पहले को कहते हैं रिमोट वोटिंग, यानी जहां मीटिंग है वहां वोट नहीं कर रहे आप, कहीं दूर से वोट करते हैं। और दूसरा है एट द प्लेस ऑफ मीटिंग। दूसरा क्या है? एट द प्लेस ऑफ मीटिंग। मीटिंग में आप पहुंच गए, उसके बाद आपको कोई ऐसा एपरेटस दिया जाएगा जिससे आप वोट कर पाएंगे। समझे? जैसे केबीसी वगैरह में आपने देखा होगा, यस और नो का बटन होगा, उसमें वो कहेगा रिजोल्यूशन नंबर 1 पर आप वोट करेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। फिर 30 सेकंड बाद बोलेगा अब आपका समय खत्म हो गया, अब आप रिजोल्यूशन 2 पर वोट करेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। ऐसे करके वो मीटिंग के दिन भी वोट करा सकता है। तीसरा है वोटिंग बाई पोल, मतलब चिट से वोटिंग। और चौथा है पोस्टल बैलेट। आजकल पोस्टल बैलेट को रिप्लेस कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मींस ने। कौन चिट्ठी भेजेगा भाई? इतना कागज कौन वेस्ट करेगा? समझे? अगर पोस्टल बैलेट से कोई रिजोल्यूशन लेना है तो आप ई वोटिंग से ले लीजिए, एक ही बात मानी जाएगी। पोस्टल बैलेट में हम चिट्ठी भेजेंगे, चिट्ठी के अंदर एक लिफाफा होगा, उसमें आपका रिजोल्यूशन निकलेगा, आपकी वोट उसमें लिखी होगी, ठीक है ना, वो सब होगा। कंपनी भेजेगी, कंपनी नोटिस के साथ, है ना, एक लिफाफा भेजेगी, उस लिफाफे में कंपनी का एड्रेस वेड्रेस सब लिखा होगा, उसके अंदर से एक चिट्ठी लिख लेगी कि ये रिजोल्यूशन है, मैं अपनी वोट इस रिजोल्यूशन के फेवर में डालता हूं या अगेंस्ट में डालता हूं, ठीक है। वो हाँ, वो मेंबर लिख देगा, साइन वाइन कर देगा आपने, उसके बाद वो जो लिफाफा था जिसमें से वो चिट्ठी निकली है उसी में वापस डालेगा, नाम वाम कंपनी का सब लिखा हुआ है, चिपकाएगा और किसी भी डाक खाने में डाल देगा। लेकिन अब इस वाले मेथड को कोई इस्तेमाल नहीं करता, ये महंगा भी है और
रिलायबल भी कम है। चिट्ठी मिले नहीं मिले, वापसी में जो चिट्ठी आई वो मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं है। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन 107 की। कह रहा है कोई भी रिजोल्यूशन जब पुट टू वोट होगा, कोई भी रिजोल्यूशन हो, जब वो वोट पर आएगा तो सबसे पहले उस पर शो ऑफ हैंड से ही वोट होगी। आप सीधे किसी चीज पर पोल नहीं करवा सकते, पहले शो ऑफ हैंड्स हो जाने दीजिए। ठीक है जी। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट ओनली व्हेन देयर इज नो डिमांड फॉर पोल और द वोटिंग इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन रिजोल्यूशन के बोलते ही अगर किसी ने कह दिया नहीं जी पोल कराओ इस पे शो ऑफ हैंड से, नहीं, तो फिर शो ऑफ हैंड से वोट नहीं होगी। है एक अभी बताऊंगा पोल की डिमांड कौन कर सकता है। लेकिन अगर पोल की डिमांड वैलिड हो गई है तो आप शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं करा सकते। अगर किसी रिजोल्यूशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो गई है तो आप शो ऑफ हैंड से वोट नहीं करा सकते। फिर कह रहा है चलो शो ऑफ हैंड्स हो गई, ये कैसे पता लगेगा कि रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ? वो कह रहा है चेयरमैन जैसा डिक्लेयर कर देगा और जैसी एंट्री बुक्स में हो जाएगी वही कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। भाई 100 लोग हैं, उसमें से 55 लोगों ने फेवर में हाथ खड़ा करा, 45 लोगों ने अगेंस्ट हाथ खड़ा करा। देख के अंदाजा लगा के डायरेक्ट चेयरमैन ने बोल दिया हाँ पास हो गया रेजोल्यूशन। अंदाजे से देखा हाँ में हाथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, डिक्लेयर कर दिया। वही बात मिनट बुक में रिकॉर्ड हो गई। अब आप उसको झुटला नहीं सकते कि नहीं जी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, हाथ ना में ज्यादा खड़े हुए थे। नो चांस। अब कह रहा है पोल कब लिया जाएगा? या तो आप शो ऑफ हैंड्स के रिजल्ट के डिक्लेरेशन पर या शो ऑफ हैंड्स के रिजल्ट के डिक्लेरेशन से पहले, या तो डिक्लेरेशन पर या डिक्लेरेशन से पहले। ऐसे समझो मेरे पास 50% वोट है, बाकी जितने लोग आए हैं सबके पास मिलाकर 10% वोट है, लेकिन वो कितने हैं? 40। हम कितने हैं? 2। तो शो ऑफ हैंड्स में किसकी बात मानी जाएगी? उन 10% वालों की, जबकि वोट हमारे पास ज्यादा है। तो हमने कहा रुको देखते हैं, हो सकता है ये जो 40 लोग हैं यही फेवर में वोट डाल दें, है ना, एक बार रुकते हैं देखते हैं। लेकिन हमने देखा अरे ये 40 तो अगेंस्ट में वोट डाल रहे हैं, जबकि हम तो चाहते हैं कि फेवर में जाए वोट। अब रिजल्ट की डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है भाई, वो तो सब अगेंस्ट हैं, हम ही तो 2 रह गए फेवर वाले। अब रिजल्ट की डिक्लेरेशन की क्या जरूरत है? साफ पता लग रहा है कि आपके हिसाब से नहीं चल रहा काम। आप 50% होल्डर हैं, आप क्या चाहते थे? रिजोल्यूशन पास हो जाए, तो फेवर में वोट चाहते थे। लेकिन ये जो 40 है इन्होंने वोट कैसे करा? अगेंस्ट। कैसे करा वोट? अगेंस्ट। अब चेयरमैन डिक्लेयर करेगा, क्या डिक्लेयर करेगा चेयरमैन? अगेंस्ट ही डिक्लेयर करेगा ना, साफ दिखाई दे रहा है 40 हाथ अगेंस्ट में खड़े हुए। तो रिजल्ट के डिक्लेरेशन का इंतजार मत कीजिए, तुरंत पोल की डिमांड कर दीजिए। या आपको लगता है चलो देखते हैं क्या कहते हैं चेयरमैन साहब, तो जैसे ही चेयरमैन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तुरंत आपको पोल की डिमांड करनी है। आप ये नहीं कर सकते कि पहले सारे रिजोल्यूशन हो जाए फिर हम कहेंगे रिजोल्यूशन 2 पर पोल करवाओ, नहीं, तुरंत डिमांड करनी है। ठीक है। अब कह रहा है कि चेयरमैन जो है या तो अपने आप या डिमांड पर पोल करा सकता है, या तो कोई मेंबर कहे पोल कराओ, या चेयरमैन खुद कहे कि नहीं भाई नहीं, शो ऑफ हैंड्स में मजा नहीं आया, हम तो पोल कराएंगे। भाई चेयरमैन भी है तो कंपनी की तरफ से आदमी, बोर्ड ने बनाया होगा उसको। अब बोर्ड चाहता था ये रिजोल्यूशन पास हो जाए और हो गया फेल। तो कोई अगर पोल डिमांड ना भी करे तो भी चेयरमैन पोल करा सकता है।
और अगर मेंबर्स कहें पोल कराओ तो चेयरमैन को पोल कराना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब सवाल आता है कि पोल की डिमांड कौन कर सकता है? अगर हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो वो मेंबर्स या वो प्रॉक्सी जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है या जिनके पास 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं या जो हायर अमाउंट सरकार बताए, अभी कितना है 5 लाख, कल को सरकार इसे बढ़ाकर 10 लाख 5-6 लाख 8 लाख कर सकती है, अभी फिलहाल 5 लाख। तो या तो आपके पास 1/10 वोटिंग पावर हो या आपके पास 5 लाख रुपए के शेयर्स हो। ठीक, कल को अगर गवर्नमेंट कहती है नहीं ये 5 लाख नहीं ये 9 लाख है, तो आपके पास कितने होने चाहिए? 9 लाख रुपए के शेयर, नॉमिनल वैल्यू 9 लाख या 5 लाख। ठीक, और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वहां 5 लाख के शेयर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, शेयर कैपिटल तो है नहीं। तो जिसके पास 1/10 ऑफ वोटिंग पावर है वो पोल की डिमांड कर सकता है। यानी हर एरा गैरा नथु खैरा पोल की डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे तो मजा आ रहा है पोल कराने में इसलिए करवा रहा हूं। नहीं, आपके पास 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए और 10% वोटिंग पावर बहुत होती है, अच्छा खासा अमाउंट बनता है 10%। विरला ही किसी पोल डिमांड करेगा पहले तो, फिर जब पोल पर वोटिंग होगी तब वोट करेगा। ठीक है ना, पहले डिमांड करोगे तभी तो पोल होगा। या तो चेयरमैन अपनी बुद्धि से करा ले या फिर आप कहो कि इस मैटर पर पोल कराओ, तो फिर पोल कराना मजबूरी है उसकी। ठीक है जी, सिर्फ वही कह सकता है जिसके पास या तो 10% से ज्यादा वोटिंग पावर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, शो ऑफ हैंड्स में इधर 40 लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं नो, इधर 2 आदमी बैठे हैं वो कह रहे हैं यस, तो शो ऑफ हैंड्स में किसकी मानी जाएगी? नो वालों की, यस वालों की? नो वालों की। अब यस वालों के पास 50% शेयर है और नो वालों के पास 10% शेयर है। अब अगर हमने पोल की डिमांड करी तो रिजल्ट बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल रिजल्ट बदल जाएगा। पोल में जो वोट होती है वो 1 शेयर 1 वोट होती है, शो ऑफ हैंड्स में 1 हैंड 1 वोट होती है, इसलिए रिजल्ट बदल जाता है। क्या कह रहा है सेक्शन 109(2)? प्रोवाइड दैट डिमांड फॉर पोल में बी विथड्रॉन एट एनी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जरूरी नहीं है एक ही आदमी के पास 10% हो, अगर 2 लोग भी मिलकर पोल की डिमांड कर रहे हैं जिनके पास 10% है तो पोल कराया जाएगा, बिल्कुल मानी जाएगी, कंपलसरी है। फिर चेयरमैन ये नहीं कह सकता नहीं मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बात। अगर पोल की डिमांड करने वाले लोगों के पास उतनी शेयर कैपिटल है तो फिर पोल कराना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक, अभी बताएंगे पोल में वोट कैसे होती है, सब बताएंगे। फिर कह रहा है ए पोल इज डिमांडेड फॉर, अगर मीटिंग को रोके जाने पर पोल डिमांड हुआ है या चेयरमैन को बदलने के लिए पोल डिमांड हुआ है तो पोल तुरंत लिया जाएगा। अगर किसी और चीज के ऊपर पोल डिमांड हुआ है तो आप 48 घंटे तक पोल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं आज हमारे पास पोल कराने का अरेंजमेंट नहीं है, आप सब लोग कल फिर से आ जाइए, कल पोल कराएंगे। अगर चेयरमैन को हटाने के लिए पोल नहीं कराया जा रहा है और मीटिंग को एडजॉर्न करने के लिए नहीं कराया जा रहा है, अगर इन 2 चीजों के लिए पोल की डिमांड हुई है, एडजॉर्नमेंट मतलब स्थगित, कि कभी और कराई जाए मीटिंग, आगे बढ़ा दी जाए। अगर पोल की डिमांड क्यों हो रही है? क्योंकि मीटिंग बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही है, मीटिंग एडजॉर्न कराई जाए, कोरम प्रेजेंट नहीं है फिर भी आप मीटिंग चला रहे हो, इसलिए हम कहते हैं मीटिंग एडजॉर्न की जाए। चेयरमैन सुन ही नहीं रहा है मेंबर्स की बात, फिर हमें क्यों बुलाया भाई?
हम चाहते हैं चेयरमैन तुरंत बदला जाए, इसलिए पोल की डिमांड हुई है। तो ये दोनों पोल तुरंत लिए जाने चाहिए उसी टाइम। तभी ये नहीं कह सकता चेयरमैन ठीक है पहले सारे रिजोल्यूशंस पर वोट करा लेते हैं फिर मेरे हटाने को वोट करा लेंगे, फिर क्या फायदा हुआ? फिर तो सारा काम हो ही गया, फिर चेयरमैन हटा के क्या करना है? हम तो चेयरमैन हटा ही इसलिए रहे हैं कि चेयरमैन पार्शियलिटी कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे में वो कह रहा है ठीक है सारे रेजोल्यूशंस पर वोट हो जाने दो। हमको दिखाई दे रहा है शो ऑफ हैंड्स में कि रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है, नो में ज्यादा हाथ खड़े हुए हैं, और फिर भी चेयरमैन क्या कह रहा है? ठीक है रेजोल्यूशन पास। हम कह रहे क्या अंधा हो गया भाई चेयरमैन, तू तुझे नहीं दिखाई दे रहा नो में ज्यादा हाथ खड़े हो रहे? वो कह रहे नहीं नहीं फेवर में ज्यादा हाथ खड़े हो रहे। तो हम तुरंत क्या कर सकते हैं? पोल की डिमांड कर सकते हैं, अगर हमारे पास उतने शेयर हैं तो चेयरमैन ये नहीं कह सकता कि पहले सारी वोटिंग हो जाए फिर मैं अपनी जगह से हटूंगा, नहीं, फिर उसे पहले पोल कराना पड़ेगा। बाकी चीजों के लिए है ना, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होना था और फेवर में मतलब उसके फेवर में वोट्स आ भी गई शो ऑफ हैंड्स पर, लेकिन हम उसे अपॉइंट नहीं कराना चाह रहे, तो हम पोल की डिमांड कर सकते हैं। ऐसे में 48 घंटे के अंदर अंदर पोल कराना पड़ेगा। अब देखो प्रोसीजर क्या है पोल का। ये कह रहा है जहां पोल की डिमांड हुई है वहां चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो कुछ लोगों को अपॉइंट करे टू स्क्रूटनाइज द पोल प्रोसेस। पूरे पोल प्रोसेस को करने के लिए वो आदमी अपॉइंट करेगा, और वो जिन लोगों को अपॉइंट किया है एज स्क्रूटनाइजर, क्या क्या अपॉइंट करा हमने? स्क्रूटनाइजर। वो बाद में एक रिपोर्ट बनाकर चेयरमैन को देंगे। ये कह रहा है चेयरमैन जो है उसके पास पावर होती है कि वो पोल कराने के तरीके को रेगुलेट करे। मतलब प्रॉक्सी वोट कर सकता है पोल में? क्या प्रॉक्सी पोल में वोट कर सकता है? हाँ। क्या प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स में वोट कर सकता है? ना। एक साथ 4 हाथ कैसे उठाएगा अगर 4 लोगों का प्रॉक्सी बन के बैठा है तो? लेकिन 4 पर्चियां तो भर सकता है, पर्चियां तो 10 भी भर सकता है ना। अब हमने ये तय करा है पहले प्रॉक्सीज को पर्ची बांटी जाएगी, उसके बाद उसके कराने का मतलब क्या हुआ? प्रॉक्सी नहीं बदलना हमको, प्रॉक्सी हम बदल नहीं सकते। प्रॉक्सी तो जो अपॉइंट होके आ गया उस कंपनी कैसे बदल देगी? वो तो मेंबर ने अपॉइंट करा है, बैठा है आके, पोल डिमांड कर रहा है, पोल कराओ। बिल्कुल कर सकता है, लिखा है इसमें देखो, बाई द मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाई प्रॉक्सी। सुनो, अभी हमने थोड़ी देर पहले सेक्शन 107 पढ़ा। वो ये कहता है अगर किसी मैटर पर पोल डिमांड नहीं होता है तो शो ऑफ हैंड से ही वोटिंग होगी। दिस इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग, सेक्शन 107 साफ कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी मैटर पर पोल डिमांड होता है या चेयरमैन को लगता है कि इस पर पोल होना चाहिए तो फिर पोल लिया जा सकता है। कोई डिमांड नहीं हुई, चेयरमैन भी नहीं चाहता, तो वोटिंग कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ हैंड्स होगी, है ना। पोल लेना कोई आसान काम थोड़ी है। 1000 आदमी बैठा हुआ है, सबको पर्ची बांटेंगे, फिर सबको बताएंगे कैसे फिल करना है, कहां टिक करना है, कहां क्या लिखना है, फिर सबको कहेंगे डब्बे में आके अपनी अपनी पर्ची डालो। आसान काम है। फिर स्क्रूटनाइजर जो अपॉइंट करे हैं वो सारी पर्चियां निकालेंगे, पढ़ेंगे किसने फेवर में किसने अगेंस्ट में वोट डाला है, रिपोर्ट बनाएंगे, चेयरमैन को सबमिट करेंगे। पोल इज नॉट एन इजी टास्क। इसीलिए कहा है कि पहले सारे के सारे रेजोल्यूशन शो ऑफ हैंड से ही किए जाएंगे। हाँ, आपको एक वो मिलेगी, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाले मेथड से बता देती बात पर।
हाँ जी, कहाँ थे हम? देखो बताता हूं। जो आपका वो होता है ना पोल प्रोसेस, उस प्रोसेस में आपको एक चिट दी जाती है, ठीक है? उस चिट पर लिखा होता है आपका नाम, ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स जो कि शेयर्स के बराबर होंगे, ठीक। फिर इसके बाद लिखा होता है आइटम नंबर 1। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा मैटर पर पोल डिमांड हुई है, ठीक, आइटम नंबर 1 में लिखा होगा अपॉइंटमेंट, मैं ऐसे ही वो मान रहा हूं एग्जाम्पल, ऑफ मिस्टर क्यू एज मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना, पूरा रिजोल्यूशन उसमें लिखा होगा। फिर यहां पर लिखा होगा वोट्स इन फेवर, वोट्स अगेंस्ट, आप कितने वोट फेवर में डालना चाहते हो और कितने वोट अगेंस्ट में डालना चाहते हो। मान लीजिए एक और चीज है जिसके लिए पोल डिमांड हुआ है, अगर एक ही है तो बात खत्म हो गई, अगर एक और चीज है तो लिखा होगा आइटम नंबर 2, अल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। इसमें भी पूरा रेजोल्यूशन लिखा होगा, हर जगह पूरा रेजोल्यूशन लिखा होगा, अभी कंपनी का नाम ये है, उससे बदलकर हम ये कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। आप कितनी वोट फेवर में डालना चाहते हो, आप कितनी वोट्स अगेंस्ट में डालना चाहते हो, है ना, उसके सामने यहां आपको लिखना है। अगर मेरे पास 600 वोट हैं, मैं 600 के 600 फेवर में डालना चाहता हूं, डाल सकता हूं, 600 के 600 अगेंस्ट में डालना चाहता हूं, डाल सकता हूं, उन्हें बांटना चाहता हूं, बांट सकता हूं, पूरी 600 नहीं डालना चाहता, मैं तो केवल 100 ही वोट डालना चाहता हूं, ठीक है, आप 100 डाल लो, कोई दिक्कत, आपकी वोट है, ठीक। फिर नीचे सिग्नेचर की जगह होगी और एक जगह स्क्रूटनाइजर के सिग्नेचर होंगे। यहां मेंबर साइन करेगा और यहां स्क्रूटनाइजर साइन करेगा, और इसे फोल्ड करके या तो आप किसी व्यक्ति के हाथ में दे दो या कोई डब्बा रखा होगा उसमें डाल दो, जैसा भी मैनर। वो आदमी जो ये चेक करेगा, लिस्ट बनाएगा कि कितने शेयर, कितने वोट फेवर में पड़े और कितने वोट अगेंस्ट में पड़े, रिपोर्ट वही बनाएगा स्क्रूटनाइजर, वो बताएगा चेयरमैन को रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। समझ गए? रिपोर्ट में लिखेगा आइटम नंबर 1 के फेवर में इतने वोट पड़े, आइटम नंबर 1 के अगेंस्ट में इतने वोट पड़े, तो ये रिजोल्यूशन पास माना जाए या ये रिजोल्यूशन फेल माना जाए। हर रिजोल्यूशन की वो रिपोर्ट बनाकर वो ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है जी, अब सुनो क्या कह रहा है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शेल इन द पोल प्रोसेस एंश्योर दैट स्क्रूटनाइजर्स को क्या क्या मिल गया है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मिल गया है, पहली बात। सब लोगों के, सभी मेंबर्स के सिग्नेचर वो कैसे करते हैं वो मिल गया है। अटेंडेंस रजिस्टर मिल गया है। एक सेकंड, हाँ जी, तो अच्छा स्पेसिमेन सिग्नेचर क्यों चाहिए, वो मैच करेगा सिग्नेचर, मैंने बताया ना यहां सिग्नेचर होते हैं मेंबर के, मैच करेगा कि ये सिग्नेचर कंपनी के रिकॉर्ड से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो वोट इनवैलिड हो जाएगा। आपके पास 600 वोट है, आपने 800 वोट डाल दिए, आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। वही तय करेगा वैलिड वोट है इनवैलिड वोट है। प्लस प्रॉक्सी का रजिस्टर उसके पास होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि हाँ ये वाली
प्रॉक्सीज ने वोट करी है। नॉर्मली 2 डब्बे रखे जाते हैं, प्रॉक्सी का डब्बा, मेंबर का डब्बा। अच्छा जी, फिर कह रहा है स्क्रूटनाइजर्स आर प्रोवाइडेड विद ऑल डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, सारी प्रॉक्सीज उसे दी जाएंगी। स्क्रूटनाइजर शेल अरेंज पोलिंग पेपर, स्क्रूटनाइजर ही पोलिंग पेपर अरेंज करेगा और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा। ठीक है, अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर है तो जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में फर्स्ट होल्डर के रूप में दिखाई दे रहा है, अगर 3 जॉइंट होल्डर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो पोल की पर्ची किसको दी जाएगी? जिसका सबसे ऊपर नाम है। लेकिन मान लो वो आया नहीं है तो जो जॉइंट होल्डर आया है उसको पर्ची दे दी जाएगी। पोलिंग का फॉर्म MGT 12 में होगा। पोलिंग पेपर्स कितने आपने दिए और कितना रिस्पांस प्राप्त हुआ। बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जो कुछ नहीं बोले, आपने दिया था उसे पर्ची, वो कह रहा है मुझे नहीं डालनी, पोल पोल मैं नहीं करता पोल, पोल शो ऑफ हैंड्स करवाओ हमसे, या टाइम खराब कर रहे हो, मैंने फेंक दिया उसने अपना पर्चा। तो वो बताएगा इतने बांटे थे, इतने आए, इतने वैलिड वोट पड़े, इतने इनवैलिड हो गए। बिल्कुल नहीं, एक ही चिट मिलेगी ना, चिट तो एक ही मिलेगी, उसी पे आप लिखोगे कि मेरे पास इतने शेयर हैं, इस हिसाब से मेरे इतने वोट हैं और ऐसे ऐसे मैंने इन्हें एक्सरसाइज करा। ठीक है भाई, अगर किसी के पास मान लो 4 लाख शेयर हैं तो उसे 4 लाख पर्ची थोड़ी देंगे, उसी पर्ची में लिखा होगा आपके पास 4 लाख शेयर है, आप जैसे चाहो इसे वोट तब्दील कर लो। ठीक है जी, फिर वो उन बक्सों को लॉक एंड सील करेगा, पहले दिखाएगा मेंबर्स को, देखो जी खाली बक्सा है, इसमें पहले से मैंने कोई पर्ची नहीं डाली है, अब मैं इसे लॉक और सील कर रहा हूं। ठीक है जी, 2 मेंबर आके देख लो भाई। ठीक, फिर वो पोलिंग बॉक्स को खोलेगा 2 विटनेसेस के सामने, जब वोटिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। हाँ, जैसे एग्जाम के पेपर साइन करवाते हैं कि देख लो भाई बिल्कुल टाइट बंद है एनवलप, हाँ जी बिल्कुल टाइट बंद है। जो इन्विजिलेटर आया है इंस्टीट्यूट की तरफ से वो भी साइन करेगा और एक स्टूडेंट को भी साइन कराएंगे। फिर वो कह रहा है अगर कोई एम्बिगुइटी है प्रॉक्सी की वैलिडिटी को लेकर तो चेयरमैन की कंसल्टेशन से निर्णय लिया जाएगा कि साहब यहां तो प्रॉक्सी का नाम लिखा है, प्रॉक्सी में सुनीता, और प्रॉक्सी अपना नाम लिख रहा है अनीता, ये तो गड़बड़ है ना। या प्रॉक्सी का नाम यहां तो लिखा हुआ है सुनीता, यहां लिखा हुआ सुनीत, तो कह रहा है अरे ये लिखना भूल गया होगा यार, इसमें क्या है, गिन लो इसको, ठीक गिन लो, तो ठीक गिन लेंगे। वो कह रहा नहीं ये तो डाउटफुल है, इसे आप इनवैलिड वोट में डालो, तो इनवैलिड वोट में डाल देंगे। स्क्रूटाइजर शैल एंश्योर इफ ए मेंबर हु हैज अपॉइंटेड इन अ प्रॉक्सी हैज वोटेड इन पर्सन। ये कह रहा है मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने प्रॉक्सी अपॉइंट करा था लेकिन वो खुद भी आ गया था, प्रॉक्सी भी बैठा है और वो आदमी भी बैठा है, तो उसकी प्रॉक्सी वाली वोट गिनी नहीं जानी चाहिए। कर सकता है, आप याद करो पिछले साल की बात है, चंडीगढ़ नगर निगम के जो वो था चुनाव, उसमें मेयर का चुनाव था और जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने गड़बड़ करी थी, है ना। उसने क्या किया, जैसे वहां क्या होता है, वहां आपको टिक लगाना होता है ना, ऐसे करके एक बॉक्स के अंदर टिक लगाना होता है, टिक बॉक्स के अंदर होना चाहिए, है ना। उसमें साफ लिखा होता है, अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी ऐसे ही होता है, ऐसे बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर आपको टिक बनाना, अच्छा बड़ा बॉक्स होता है। फिर भी लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे MP, उन्हें उनकी वो करवाई जाती है ट्रेनिंग कि कैसे वोटिंग होगी, फिर भी इसको पूरा कलर कर देगा ऐसे, है ना। क्या कहा था आपसे, ये बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर टिक लगाना है, यस। अगर फेवर में वोट डाल रहे हो, मतलब जिसके फेवर में वोट डाल रहे हो उसके नाम के आगे एक बॉक्स है, बॉक्स में ऐसे टिक लगाना है। फिर भी पढ़े लिखे महामहिम
बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर बॉक्स पूरा काला कर देंगे, बॉक्स के अंदर सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, बात हुई। और यहां जब वोट होती है ना, तो उसे फोल्ड किया जाता है। अगर इस टिक का फोल्ड के ऊपर एक्सप्रेशन आ गया, भाई इंक थी नहीं सूखी, आपने फोल्ड कर दिया, तो इधर भी एक एक्सप्रेशन आ सकता है, तो आपकी वोट इनवैलिड हो जाएगी। ये इस केस में तो इनवैलिड होगी ही होगी, सिग्नेचर के केस में तो इनवैलिड होगी। इतनी सी है ना। अब उसने क्या करा, चंडीगढ़ वाले ने, सामने कैमरा चल रहा है फिर भी देखो कितना बदतमीज है। इस हाथ में पकड़ रखा है पेन, इस हाथ से गिनने का नाटक कर रहा है, और चुपके से इसमें ऐसे कर दिया अपने पेन से, ताकि वोट इनवैलिड हो जाए। पकड़ा गया, कैमरे से कैसे बचोगे? तो स्क्रूटनाइजर अगर करना चाहे गड़बड़ तो कर सकता है, नो डाउट, है ना। जाके वहां तो वोट कोई और चेक करेगा नहीं। फिर अच्छा, अब उसने 2 विटनेस की प्रेजेंस में डब्बा खोल लिया है, अब क्या करेगा? वो वोट्स काउंट करेगा, रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, रिपोर्ट चेयरमैन को देगा, और चेयरमैन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट MGT 13 में मीटिंग खत्म होने के 7 दिन के अंदर साइन होकर मिल जानी चाहिए। चेयरमैन को कब तक मिल जानी चाहिए? 7 दिन के अंदर अंदर। ये नहीं लिखा है कि चेयरमैन रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा 7 दिन के अंदर अंदर, ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है? रिपोर्ट 7 दिन में मिल जानी चाहिए। समझे? अब जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कैसे चुने जाते हैं, पता है आपको? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनने का एक तरीका है, उसे कहते हैं कोलिजियम। कोलिजियम मतलब, कोलिजियम का मतलब है जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये लोग तय करेंगे किस हाई कोर्ट में कौन आदमी जज बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा। अगर आप हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट ला रहे हो तो कहते हैं एलिवेट हो गया है, प्रमोट हो गया, मतलब एलिवेट हो गया, ठीक है ना। या इधर से उधर भेज रहे हैं, इस हाई कोर्ट से इस हाई, तो ये कोलिजियम ही भेजता है। क्या इसमें सरकार का कोई आदमी होता है? नहीं, इसमें सरकार का कोई आदमी नहीं होता, ठीक है। यानी सरकार जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकती, सरकार का कोई रोल नहीं है। है, कैसे है? जिन लोगों के नाम पर कोलिजियम विचार कर रहा है, ठीक है ना, वो सभी नाम जांच के लिए जाते हैं गवर्नमेंट के पास टाइम टू टाइम। आज हमने 4 नाम तय कर लिए, आज हमने 3 नाम तय कर लिए, जिनकी जांच करा लो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ये आदमी। तो गवर्नमेंट के पास नाम चले गए, ठीक है। इनका भी नाम गया, इनका भी नाम गया, इनका भी नाम गया, मेरा भी नाम गया। अब गवर्नमेंट जो है वो मुझसे खफाए कि अरे ये हमारे खिलाफ ही वोट, हमेशा हमारे खिलाफ जजमेंट देता है, तो वो मेरी जो जांच की रिपोर्ट है वो कभी नहीं देगा। बाकी सबकी जांच कर दी, 4 नाम गए थे, 3 नाम उन्होंने कह दिया हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, हो गई जांच, कर दो इनको अपॉइंट। लेकिन जो सरकार को पसंद नहीं था नाम, वो कह रहे हैं इसकी जांच चल रही है, अभी रुक जाओ साहब, ये 62 साल का हो गया, रिटायर हो जाएगा, खराब आदमी नहीं अपॉइंट होना चाहिए ना, रुको। तो वो उसको अंतहीन समय तक लटकाए रख सकते हैं, नहीं होगा अपॉइंटमेंट, सिंपल। ऐसे करके सरकार जो है जजिस के अपॉइंटमेंट में हेर फेर कर सकती है। लेकिन फाइनली कौन जज अपॉइंट होगा? मान लीजिए 12 नाम भेजे, 12 के 12 अप्रूव करके गवर्नमेंट ने वापस भेज देगी, हाँ सब लोग ठीक है। अब इन 12 में से हमें किन्हें छांटना है, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस तय करते हैं। और एक बात बताता हूं, कोलिजियम लटके रह जाओ,
कोलिजियम चाहे तो ऐसे आदमी का नाम भी प्रपोज कर सकता है जिसने आज तक लॉ पढ़ा ही नहीं है। वो तो इंजीनियर है जी, कंप्यूटर इंजीनियर, एआई के कोड लिखता है, कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। हमने बोल दिया तो बोल दिया, समझे? ऐसा हो सकता है और ऐसा एक बार हो भी चुका है क्या? कोलिजियम जजेस का समूह है, ग्रुप ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ग्रुप है, वो तय करता है कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा। कल को वो चाहे गुल बनेगी, जो एग्जिस्टिंग जज हैं उनका ग्रुप, वो तय करेंगे कौन। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों। जी वही कोलिजियम। चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होता है? चीफ जस्टिस सीनियोरिटी से अपॉइंट होता है, ठीक है ना। अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो शायद अगले महीने रिटायर हो जाएंगे, हाँ नवंबर में। जैसे ही 65 साल के हो जाएंगे रिटायर हो जाएंगे। जो सबसे बुढ़ा है, ठीक है ना, जिसकी सर्विस सबसे लंबी हो गई है और जिसकी मतलब एज सबसे ज्यादा है, वो बनेगा। दो चीजें देखी जाती है सीनियोरिटी के हिसाब से सीजीआई। ऑब्वियसली परिवार वालों को ही करेंगे, है ना। हम बाहर वालों को क्यों एलिवेट करेंगे? भाई मान लो मैं कोलिजियम में बैठा हूं, है ना, या मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, ठीक है, मैं कोलिजियम में नहीं हूं, कोई दूसरा मेरा दोस्त है वो कोलिजियम में है, तो मैं कहूंगा यार मेरा लड़का हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है यार, इसको जज बना दे। कभी ना कभी मैं भी तो कोलिजियम में आऊंगा, मैं तेरे लड़के को बना दूंगा। तो कह रहा ठीक है ना। जो पहले अभी संजीव खन्ना से पहले सीजेआई थे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, उनके जो पिताजी थे वो भी सीजेआई थे, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। और जो उनके पुत्र हैं, आप देखना, वो भी देश के सीजीआई बनेंगे कभी ना कभी, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम चलता ही ऐसे, अपने अपने वालों को ले आओ, है ना। जो इससे पहले मिस्टर संजीव खन्ना थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके चाचा चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ऐसे ही होता है ना भाई, हर कोई अपने को तो होती है ना। 4-5 साल पहले तो 4 जजेस लॉन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमें हमारे मर्जी से केस नहीं दिए जाते, हमें ऐसे केस दिए जाते हैं जिसमें हमें मजा ही नहीं आ रहा सुनने में सुनाने में। ये हमारे साथ मतलब नाइंसाफी है। जानबूझ के राम मंदिर के फैसला ऐसे लोगों से लिखवाया गया जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं, हमसे लिखवाते, हम बिल्कुल उल्टा जजमेंट देते। हमसे नहीं, हमें तो ऐसे ऐसे केस पकड़ा दे रहे, इनकम टैक्स के पकड़ा दे रहे, डिवोर्स के पकड़ा दे रहे, फलाने करप्शन के पकड़ा दे रहे। सरकार के खिलाफ तो कोई मामला हमको देते ही नहीं है। होता है, नाराज हो जाते हैं, जो शॉर्ट टेम्पर्ड जज है वो हो जाते हैं नाराज, जो कंपोजर वाले हैं नहीं नाराज होते, है ना। अभी सीजीआई को जूता मारा, सीजीआई ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, मार। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा इसे अरेस्ट कर लो, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो सिक्योरिटी होती है वो ऑब्वियसली अरेस्ट करेगी। उन्होंने कहा भी नहीं कि इसे अरेस्ट करो, वो सुनवाई करते रहे। बोले कोई बात, आप लोग बैठ जाओ, आप बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो आदमी इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ होता है ना, उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा कभी हो सकता है। भाई देखो, रिवॉल्वर लेके तो नहीं घुस सकते आप सुप्रीम कोर्ट में, सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है ना। लेकिन जूता कैसे मना करोगे आप किसी को? जूता पहन के तो कोई भी आ सकता है। अच्छा, आज आप जूता भी मना कर दोगे, आप कहोगे नहीं कोई जूता पहन के नहीं आएगा। कोट उठा के मार दे कोई, पेन मार दे, तब क्या करोगे? अपना लैपटॉप फेंक के मार दे, तब क्या करोगे? मोबाइल फेंक के मार दे, तब क्या करोगे? वो तो हो सकता है ना, इतना थ्रेट तो आपको रहेगा हमेशा, है ना। ये तो हो सकता है। अभी
कहां, द्वारका में शायद फायरिंग हो गई थी, है ना, गवाह गवाही देने आए हुए थे, 2 गैंगस्टर आए बाहर से, रिवॉल्वर थी उनके पास, मार दी। वो गोली जज को भी लग सकती थी, है ना, जज तो भाग गए अपने कमरे में एकदम तुरंत से उठ के। डर लगता है, सबको लगता है, किसी वकील को भी लग सकती थी, किसी पुलिस वाले को भी लग सकती थी, शायद एक पुलिस वाला घायल भी हो गया था उसमें, भाग गए वो मार। थ्रेट इज ऑलवेज देयर, है ना। आप कितना ही उम्मीद कर सकते हो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी कि कोई आदमी गन लेके नहीं चला आएगा, आ सकता है, 10 रास्ते हैं, है ना। चलिए, पोल समझ में आ गया, डिब्बा है, डिब्बे में पर्ची डालनी है, स्क्रूटनाइजर है, वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट करेगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, क्या है, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सेक्शन 108 हो गया तो समझिए सब कुछ हो गया। लास्ट सेक्शन है आज का, ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 108, के केवल ये कंपनियां या क्लास ऑफ कंपनियां ही इलेक्ट्रॉनिक मींस से वोट करा सकती हैं, बाकी लोग नहीं करा सकते, ठीक है ना। केवल यही कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराएंगी, बाकी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कराएंगी, ठीक है। रूल 20 कहता है कि क्या प्रोसीजर है वोटिंग का। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है वो एक सिक्योर्ड सिस्टम है जो कि डिस्प्ले कर सके इलेक्ट्रॉनिक बैलेट को, मतलब हमें दिखाई दे पर्ची, जैसे पर्ची मैंने अभी बना के दिखाई दी, ऐसी पर्ची दिखाई देनी चाहिए। जब मैं वोट कर दूं तो मेरा वोट कहीं रिकॉर्ड हो जाए, और बाद में वो ये बता सके सिस्टम कि कितने वोट फेवर में गए और कितने वोट अगेंस्ट में गए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का फायदा यह है कि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता। जब से ईवीएम से वोट होनी शुरू हुई है, सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता उसमें। पहले जब पर्ची से वोट होती थी, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जब आप सीएम में बन जाओगे तब देखोगे, सीएम में के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पर्ची ही इस्तेमाल होती है अभी भी, समझे। तो उसमें बहुत सारे वोट इनवैलिड हो जाते थे। पता क्या करते थे लोग, मुझे पता है कि इस बूथ पे मुझे ज्यादा वोट पड़ने नहीं है, मेरे फेवर में नहीं आने, हर डब्बे में 500 वोट आएंगी, ये भी मुझे पता है, ये तो जनरल नॉलेज की बात होती है, सबको पता होता है। तो मैं क्या करता था, हर 400वां आदमी ऐसा भेजता था जिसके पास शाई होगी, इंक, और वो उस बैलेट बॉक्स में बजाय बैलेट डालने के इंक डाल देगा, सारी वोट इनवैलिड हो जाएगी। या माचिस जलाकर तिल्ली डाल देगा, सारी वोट जल जाएंगी। तो जहां जहां मुझे लगता है कि मेरी वोट खतरे में है, मेरे को फेवर नहीं मिलेगा, मैं वहां ऐसा काम करता था। ऐसे होती थी प्रॉब्लम बैलेट पेपर के साथ। ईवीएम में नहीं कर सकते आप ये सब, समझे। नहीं, ईवीएम में हेर फेर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, दैट इज फॉर श्योर। ऐसे समझो कि आप, मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसमें हेर फेर कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? इट इज नॉट कनेक्ट विद एनी थर्ड पार्टी सोर्स, वो किसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। आप मेरा मोबाइल हैक कर सकते हो, है ना, ये इंफ्रारेड से भी कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट से भी कनेक्ट हो जाता है, इसे हैक कर सकते हो आप। लेकिन आप मेरी घड़ी नहीं हैक कर सकते। हाँ, घड़ी हैक कैसे कर सकते हो? मेरी घड़ी लो, इसको पीछे कर दो, तो आप कह सकते हो कि देखो मैंने हैक कर। लेकिन ये घड़ी फिजिकली आपके हाथ में आनी चाहिए। और जितनी ईवीएम मशीनें इस्तेमाल होती हैं, अगर कोई एक आदमी उनको पकड़ पकड़ के हैक करेगा तो उसे कम से कम 143 इयर्स लगेंगे, है ना। और अगर एक बड़ा ग्रुप इसको करेगा तो आप उसे छुपा नहीं पाओगे,
है ना। मान लीजिए हर जगह जहां जहां वोट हो रही है वहां एक आदमी जाकर चेंज करेगा, है ना, तो कितने लोग होंगे, हजारों लाखों, वो पकड़े नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली पकड़े जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शायद 200 से ज्यादा हो जाए तो फिर बैलेट से कराना पड़ता है, क्योंकि उसमें उतनी क्षमता नहीं है मशीन में। हाँ, वो रिटर्निंग ऑफिसर कर लेता है, वो उतने ही लोगों का नॉमिनेशन कैंसिल कर देता है। जब नॉमिनेशन होते हैं ना तो नॉमिनेशन भी कैंसिल होते हैं। तो मान लो 200 से ज्यादा नॉमिनेशन आ गए तो पीछे वालों को सबको उड़ा देगा, कहेगा नॉमिनेशन वैलिड नहीं है तुम्हारे, भाग जाओ यहाँ से। डीएम ये काम करता है, डीएम रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसके पास नॉमिनेशन जमा होता है। चलो जी, तो वो कह रहा है आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो पर्ची दिखा सके, आपका वोट रिकॉर्ड कर सके, कितने वोट फेवर में पड़े कितने वोट अगेंस्ट में पड़े ये बता सके, इन सच मैनर दैट एंटायर वोटिंग एक्सरसाइज बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स गेट रजिस्टर्ड एंड काउंटेड in an electronic registry in centralized server with adequate cyber security। फिर साइबर सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करा रहे हैं तो, नहीं तो कोई भी घुस जाएगा सर्वर में और सारे डाटा को उड़ा देगा, तो है ना। फिर कह रहा है नोटिस टू बी इशूड। जब कंपनी का नोटिस जाएगा तो उसमें लिखा होगा साफ साफ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का फैसिलिटी मिलेगा, और उसमें यह भी लिखा होगा कि आप चाहें तो मीटिंग में जाकर भी वोट दे सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी वोटिंग नहीं दिया है तो। अगर आपने रिमोट ई वोटिंग से वोट दे दिया है तो आप मीटिंग में जाकर वोट नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपने रिमोट वोटिंग से वोट नहीं दिया है तो आप मीटिंग में जाकर वोट दे सकते। रिमोट वोटिंग का मतलब यह है कि आप अपने घर से वोट कर रहे हैं। मैंने शुरू में बताया था इलेक्ट्रॉनिक वोट दो तरह की होती है, या तो जहां मीटिंग है वहां जाकर वोट करो, या अपने घर से बैठ के वोट करो। ईमेल से वो मतलब प्रोग्राम होता है, वो आज चल नहीं रहा है इंटरनेट, अगली क्लास में दिखाएंगे फिर। हाँ, अभी बताएंगे, ठीक है। द मेंबर हु हैव कास्ट ईवीएम नहीं हैक हो सकती। ईवीएम मेल से थोड़ी जाती है। सुनो, इलेक्ट्रॉनिक वोट तो हैक हो सकता है भाई, क्योंकि वो एक वेबसाइट में लॉगिन करेंगे आप, ईमेल अपनी ईमेल डालेंगे, मतलब आईडी पासवर्ड डालेंगे, फिर वहां जितनी भी कंपनियों में आप मेंबर हैं जिनकी इस समय ई वोटिंग चालू है उनका लिंक दिखाई देगा, आप क्लिक करोगे, फिर वैसा ही पोस्टल बैलेट दिखाई देगा जैसे मैंने बनाया था अभी, उसमें यस नो होगा। हाँ, मीटिंग में जब आप जाओगे तो ऐसा आपको कुछ मतलब रिमोट जैसा केबीसी में जैसा इस्तेमाल होता है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें यस और नो का बटन होगा, वो दबा दो आप, ठीक है। कह रहे हैं दैट ए मेंबर हु हैव कास्ट देयर वोट बाय रिमोट वोटिंग, जिसने रिमोट वोटिंग से वोट कर दिया, क्या वो मीटिंग में जाकर वोट कर सकता है? नो। क्या वो मीटिंग अटेंड कर सकता है? यस, ठीक है ना। वो मीटिंग अटेंड कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। इसी नोटिस में यह भी लिखा होगा कि वोट करने का प्रोसेस क्या है, टाइम शेड्यूल क्या है, आपकी लॉगिन आईडी क्या है और आप पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। किसमें ऐसा है ना सर, या तो शो ऑफ हैंड्स से वोट होगी या ई वोटिंग से वोट होगी। जिस मैटर में शो ऑफ हैंड से वोट हो रही है उसमें तो ई वोटिंग हो नहीं रही होगी। चलिए, फिर कह रहा है एडवर्टाइज द प्रोसेस, और ये जो सब आपने लिखा है कि कैसे आईडी बनेगी, कैसे पासवर्ड बनेगा, कैसे आप वोट डाल सकते हो, उसका एक एडवर्टीजमेंट कम से कम 2 अखबारों में जाएगा, वो भी 21 दिन मीटिंग से पहले। जैसे ही आप नोटिस डिस्पैच करोगे ठीक उसी दिन 2 अखबारों में नोटिस छपेगा कि कैसे आप ई वोटिंग कर सकते हैं, ठीक।
ये जो एडवर्टीजमेंट बनेगा इसमें क्या लिखा जाएगा, किस किस बिजनेस पर ई वोटिंग होगी, ई वोटिंग किस दिन शुरू होगी, ई वोटिंग किस दिन खत्म होगी, कट ऑफ डेट मतलब अगर इस डेट को आप कंपनी के मेंबर थे, हो सकता है किसी को नोटिस ना मिला हो सकता है किसी ने ईमेल ना पढ़ी हो अपनी, इसलिए ठीक है। वो तरीका लिखा जाएगा एडवर्टीजमेंट में जिस तरीके से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं, कंपनी का वेबसाइट एड्रेस लिखा होगा, कौन व्यक्ति आपकी मदद करेगा अगर आप वोट के प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं तो। प्लस आगे क्या कह रहा है, ई वोटिंग खुली रहेगी मीटिंग से 3 दिन पहले तक, कम से कम 3 दिन ई वोटिंग चलेगी, और ये मीटिंग के एक दिन पहले 5 बजे बंद हो जाएगी। अगर कल मीटिंग है तो आज 5 बजे ई वोटिंग बंद हो जाएगी, और कम से कम कितने दिन खुली रहेगी, 3 दिन। यानी अगर कल वोटिंग है, आज बंद होनी है, तो आज यानी वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, कम से कम 3 दिन तो खुली रहेगी। कंपनी कह रही है यार 15 दिन खुली है ई वोटिंग, करो दबा गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दिन ओपन रखो आप, ठीक है जी। फिर कह रहा है कंपनी चाहे तो, ध्यान से सुनना, रिमोट वोटिंग तो सरकार बता रही है कि इस मैटर पर ई वोटिंग करनी है, रिमोट ई वोटिंग, लेकिन कंपनी की मीटिंग के अंदर ई वोटिंग कराना ये पूरी तरह से कंपनी के लिए ऑप्शनल है। कंपनी चाहे तो मीटिंग के अंदर भी ई वोटिंग करा सकती है, लेकिन केवल वही लोग ई वोटिंग कर सकते हैं मीटिंग में आके जिन्होंने पहले से रिमोट वोटिंग नहीं की है। कोई भी व्यक्ति डबल वोटिंग नहीं कर सकता। इस पूरे प्रोसेस के लिए भी स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होंगे। वो लोग ऐसे होने चाहिए जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में ना हो, कोई सीए, सीएमए, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट हो सकता है, और पर्सन ऑफ रिप्यूट होना चाहिए, है ना, और वो स्क्रूटनाइजर वाला काम भी अच्छी तरीके से कर सकता हो। फिर ये स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बनाएगा और मीटिंग खत्म होने के 3 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को दे देगा। पोल वाले केस में स्क्रूटनाइजर कितने दिन में रिपोर्ट देता है, 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में। और इलेक्ट्रॉनिक वाले में कितने दिन में रिपोर्ट देनी है, 3 दिन में। इसमें करना ही क्या है, सॉफ्टवेयर खोलो देख लो, वहां तो गिननी थी वोट, इसलिए 7 दिन दिए थे। अगर किसी रिजोल्यूशन पर ई वोटिंग अनाउंस हो चुकी है तो कंपनी उसको विड्रॉ नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो मोटी मोटी चीज ई वोटिंग के बारे में क्या है, एक तो ई वोटिंग का मीनिंग क्या है, ई वोटिंग के नोटिस में क्या लिखा जाएगा, ई वोटिंग के एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा जाएगा, ई वोटिंग कैसे होगी, स्क्रूटनाइजर कौन होना चाहिए, स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट कैसे देगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आंसर अच्छा आंसर बनेगा, लंबा आंसर बनेगा, 7 नंबर में आ सकता है, ठीक है जी। चलिए थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।